पेपर लीक के खिलाफ सड़क से संसद पर मोर्चे के बाद और उसके बाद सरकार पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए आज लोकसभा में एक संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है। बिल का नाम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। इस बिल में 2024 के मौजूदा कानून को और सख्त करने का कुछ प्रावधान किया गया है। देखिए, अभी पेश होना है और सवाल यही है कि क्या ये ठीक से इस पर चर्चा हम सुनेंगे, क्या सही तरीके से इसको पास होते हुए देखेंगे, क्या आज का ये जो विशेष सत्र है उस पर इस विशेष शो में हम आपको बताएंगे कि संशोधन विधेयक के सभी पहलू क्या है। क्या कानून को महज सख्त कर देने से पेपर लीक रुक जाएगा? क्या जो प्रस्तावित कानून है वो पेपर लीक पर लगाम लगाने की दिशा में प्रभावी कदम साबित होगा? आज यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इन जो भी ये पेपर लीक पर टास्क फोर्स, जिसकी एक तस्वीर आप इधर देख रहे हैं हमारे साथ, कौन कौन इसमें शामिल किया गया है, नंदन नीलेकणी की अगुवाई में ये चलेगा। इसमें जो नाम शामिल किए गए हैं, माना जा रहा है कि सरकार ये चाह रही है कि डिजिटल तरीके से, यानी ज्यादा से ज्यादा इसमें आईटी का प्रयोग हो ताकि इसको प्रभावी बनाया जाए, पेपर लीक को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। ऐसे लोगों को ही शामिल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए जो संशोधन बिल में किया जा रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए 3 महीने में सजा हो जो भी दोषी पाया जाता है उसको। दूसरा, 10 साल की सजा 1 साल से बढ़ाकर, वहीं 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो क्या इनसे रुकेगा पेपर लीक रोकना? सरकार के लिए सबसे बड़ा आज चैलेंज बना हुआ है। इसी पर हम लगातार कवरेज करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए हैं। आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे 2 सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे, पार्लियामेंट के ही बाहर से। आशुतोष जी, आपने देखा, अब संगीत रागी जी भी जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ेंगे। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। इन सब के पास चलेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय उपाध्याय, मुझे बताया जा रहा है, थोड़ा लेट से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच पेपर लीक रुकेगा कैसे? छात्रों की सबसे बड़ी समस्या, और ये एक ऐसी जिसको आप कह सकते हैं चुनौती है जिसके सामने सरकार को परफॉर्म करने के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। क्योंकि छात्रों ने दिल्ली में आकर इतना बड़ा आंदोलन किया है, जिसके बाद उनको आज संसद से उम्मीद है और इसी संसद से कानून सख्त करके क्या कुछ होता है उस पर नजर हमारी रहेगी। जहां सरकार लोकसभा में पेपर लीक विरोधी कानून को मजबूत करने के लिए बिल पेश करने वाली है, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पीछे हटने के मूड में नहीं है। ये हम बाद में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ जेन जी के आंदोलन के बाद सुपरफास्ट एक्शन में मोदी सरकार। आज सरकार लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। इस बिल में पेपर लीक करने वालों के लिए 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस बिल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जांच प्रक्रिया को लटकाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। इसके तहत राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने होंगे, जहां रोजाना सुनवाई होगी और 3 महीने में ट्रायल पूरा करना होगा। जांच पूरी करने के लिए 2 महीने का समय रखा गया है। आज पेश होने वाला बिल पेपर लीक रोकने की दिशा में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की फहरिस्त में एक बड़ा कदम है। इसके पहले कल पीएम मोदी परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान कर चुके हैं। टास्क फोर्स की कमान इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को सौंपी गई है। इस टास्क फोर्स के सदस्यों में इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामाकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृतलाल मीणा शामिल हैं। टास्क फोर्स परीक्षा को लीक प्रूफ और विश्वसनीय बनाने के लिए सुझाव देगी। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
टास्क फोर्स में शामिल आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामाकोटी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में वो 2 अहम लक्ष्य बताए जो टास्क फोर्स के जिम्मे हैं। एंड गोल में दो वर्टिकल होगा। एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन द्वारा एक ट्रांसपेरेंट लीक प्रूफ एग्जामिनेशन करना और दूसरा इस एग्जामिनेशन करने के लिए जो कुछ स्ट्रक्चर हमें डालना है, उसमें किस किस का अकाउंटेबिलिटी होगा। प्रधानमंत्री का ये ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में 36 दिन चले लंबे उस आंदोलन के बाद आया है जिसकी परिणति शनिवार को शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के रूप में हुई थी। अनमोल बाली और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। जहां सरकार लोकसभा में पेपर लीक विरोधी कानून को मजबूत करने के लिए बिल पेश करने वाली है, वहीं कांग्रेस पार्टी हो, विपक्ष हो, उनको आप देखिए वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। विपक्ष आज पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित तौर पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के मुद्दे को संसद में जोर शोर से उठाने की तैयारी में। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर जवाबदेही की मांग की है। अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी ने गृह मंत्री से पूछा है कि गृह मंत्री के तौर पर क्या आपने छात्रों के खिलाफ पेलेट गन सहित घातक बल के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी? अगर नहीं तो किसने दी? क्या सादे कपड़ों में लाठियों से छात्रों को पीटते हुए देखे गए लोग पुलिसकर्मी हैं या स्वयं सेवक हैं? उनकी तैनाती को किसने अधिकृत किया था? ये तमाम प्रश्न हैं जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं। दिल्ली में पेलेट गन फायरिंग पर एक खबर आ रही है सोर्सेस के हवाले से जो हम आपको बता रहे हैं। आरएएफ जवान ने पेलेट गन से फायर किया और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब एक के बाद एक, हमने भी आपको आरएमएल की रिपोर्ट दिखाई थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब एक के बाद एक कई खबरें आई, उसके बाद से सीआरपीएफ की टीम डिटेल इकट्ठा कर रही है। इसको ठीक कर लीजिएगा। आरएएफ की तरफ से जवान ने पेलेट गन से फायर किया, ऐसी जानकारी फिलहाल आ रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, एक तरफ ये खबर आ रही है, इस पर अगर कोई अपडेट आपके पास है तो बताएं। वहीं दूसरी तरफ आज किस तरह से संसद की कार्यवाही आगे चलने वाली है, क्योंकि विपक्ष का मूड तो ऐसा है कि वो जो भी छात्रों के साथ, प्रदर्शनकारियों के साथ जंतर मंतर पर हुआ है उस मुद्दे को आज उठाने वाले हैं जोर शोर से। देखिए, लोकसभा में आज जो है अंजना जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय का जो है वो दिन है क्वेश्चन आवर का। तो नए शिक्षा मंत्री जो है प्रहलाद जोशी वो संसद में मौजूद रहेंगे। कल उन्होंने जो क्वेश्चन आवर के लिए जो ब्रीफिंग है वो ली थी सभी अधिकारियों के द्वारा, जो क्वेश्चन आज आने हैं। और 12:10 पर जो है जितेंद्र सिंह प्राइवेट एग्जामिनेशन अनफेयर प्रिवेंशन बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और पासिंग एंड कंसिडरेशन के लिए रखेंगे, जिसमें नए प्रोविजन, नए प्रावधान होंगे। 5 साल से 10 साल की सजा है, 10 साल की 10 करोड़ तक का जुर्माना। उसके साथ साथ 3 महीने में जो है आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, उस पर फैसला करना है। उसके साथ साथ जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट को लीगल बैकिंग जो है वो मिलेगी। तो एक तरीके से पेपर लीक आगे ना हो, इसका एक डर बना रहे उन लोगों में जो और उन संगठनों में जो इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी करते हैं और पेपर लीक कराते हैं। सामूहिक तौर पर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए और कड़ा बिल जो है वो लाएगा जाएगा, जिसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान आज संसद में लोकसभा के अंदर जब बिल पेश किया जाएगा उसमें रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो है अगर आप देखें तो टीआर बालू उन्होंने जो है एडजर्नमेंट नोटिस यानी स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है स्पीकर को, और ये कहा है कि पैलेट गन और लाठीचार्ज कैसे हुई उसको लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए नीट पेपर लीक मामले पर। तो एक तरीके से डीएमके भी जो है अभी इस पूरे मैटर पर सरकार का से सवाल करना चाहता है। ये कहा जा रहा था कि डीएमके जो है बहुत इंडिया ब्लॉक से अलग है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अब जो है सरकार के लिए ये एक विपक्ष जो है अभी बटा नहीं है इस मुद्दे पे, चाहे राहुल गांधी हो या अन्य विपक्षी दल हो, विपक्षी दलों के नेता हैं, वो सरकार को घेरना चाहते हैं पैलेट गन के इशू पे, लाठीचार्ज के मुद्दे पे। तो लगता है आज भी संसद का जो शुरुआती समय रहेगा उसमें हंगामा रहेगा। पिछले एक हफ्ते से जिस तरीके से हंगामा जो है सदन के अंदर चलता रहा।
ठीक है, चलिए आप हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि चर्चा करें, आइए जल्दी से आपको सुनाते हैं राहुल गांधी पेलेट गन फायरिंग को लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में विपक्ष आज है। क्या उनके आरोप है, पहले सुन लीजिए। आप बोल रहे हो कि पेलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पेलेट गन कब लगी है। पेलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पेलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पेलेट गन, इसको कहते हैं पेलेट गन, इसको कहते हैं पेलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पेलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। देश ने उनका इस्तीफा छीन कर लिया, देश के नौजवानों ने, यूथ ने उनका इस्तीफा छीन कर लिया, और अब ये शुरुआत है। छात्रों के साथ न्याय और इंसाफ होना चाहिए, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। प्राइम मिनिस्टर को सॉरी बोलना पड़ेगा, देश के नौजवानों को अपोलोजाइज करना पड़ेगा, और जो 20 तारीख को नौजवानों के साथ हिंसा हुई, पुलिस ने हिंसा की, पेलेट गन्स चलाए, उस पे गृह मंत्री को भी जवाब देना होगा कि ये किसके आदेश से हुआ। हाँ, तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। देखिए, एक धर्मेंद्र प्रधान गया, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आ गया। हम तो आरएसएस के इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ हैं कि आरएसएस ने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा प्रणाली को तबाह कर दिया। तो एक आरएसएस का गया, दूसरा आरएसएस आ गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। जितेंद्र, इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से विपक्ष उठाने वाला है। क्या आरएएफ जवान ने पेलेट गन से फायर किया, ये माना जाए कि ये सही खबर है? क्योंकि हमने आरएमएल की रिपोर्ट दिखाई थी। देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा एक विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो सूत्रों ने आज तक को जानकारी दिया है कि रैपिड एक्शन फोर्स 20 जुलाई को जिस समय कनॉट प्लेस पर जो प्रदर्शनकारी हैं पूरी तरीके से उन्होंने उनको घेर लिया था, उस दौरान उन्होंने जो भी उनके पास इक्विपमेंट थे जिनका इस्तेमाल प्रदर्शन के दौरान आरएएफ के द्वारा किया जाता है, उनका इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया। सूत्र बताते हैं कि उस दौरान पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन बहुत सीमित रूप पर हुआ। इसी दौरान करीब 2 कंपनियां वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूद थी, जिसमें से जानकारी ये मिली है सूत्रों के हवाले से कि 47 जवान जो हैं वो पूरी तरीके से घायल हैं, जिसमें से कई ऐसे जवान हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, जो कि पूरी तरीके से उस भीड़ से चारों तरफ से घिर गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पेलेट गन उस जगह यूज की गई, किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हमने कल सीआरपीएफ के डीजी से भी बात किया था, जिन्होंने ये जानकारी आज तक को दी है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो सीआरपीएफ का एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके हिसाब से ये लोग जो है इस पूरे मामले को लेकर के एक विस्तृत रिपोर्ट उनके द्वारा तैयार की जा रही है, और जब हेडक्वार्टर के पास ये विस्तृत रिपोर्ट तैयार हो जाएगी उसके बाद किस तरीके से आगे कदम बढ़ाना है ये देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 20 जुलाई की जो सिचुएशन उस वक्त बनी हुई थी, वैसे में जो सीआरपीएफ के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वहां पर मौजूद थे, उन्होंने वहां कनॉट प्लेस के एरिया में प्रदर्शनकारियों के ऊपर इस तरीके से उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके साथ साथ उनके पास और भी जो इक्विपमेंट होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बहुत सारे जो जवान हैं वो प्रदर्शनकारियों में, जिसमें से कई प्रदर्शनकारी हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, उनके सामने चारों तरफ वो घिर चुके थे। तो इस तरीके की स्थिति बनी हुई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर के एक विस्तृत रिपोर्ट सीआरपीएफ के द्वारा तैयार किया जा रहा है। सीआरपीएफ हेडक्वार्टर इस पूरी रिपोर्ट को तैयार करके उसके बाद आधिकारिक तौर पर जानकारी देगा। अंजना।
तमाम जो मेहमान हमारे साथ हैं एक बार दिखा दीजिए उनको। रोहन गुप्ता जी, अब ये मामला क्योंकि विपक्ष आज बहुत जोर शोर से उठाने वाला है, कैसे काउंटर कीजिएगा आप लोग ये? और ये उससे एक सेकंड उससे पहले मैं पीयूष के पास चल रही हूँ। पीयूष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। पीयूष, वहां से क्या अपडेट है? जी अंजना, कुछ देर में एक बड़ी बैठक विपक्ष की होने वाली है और इस बैठक के बाद जरूर एक जो रणनीति है विपक्ष की वो निकल के सामने आएगी। और आज का दिन बेहद ही बड़ा, बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पहला दिन है जब धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर संसद में प्रवेश नहीं करेंगे बल्कि प्रहलाद जोशी जाएंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार वो कड़े कानून लेके आ रही है जिसकी बात सरकार पिछले काफी लंबे से करती रही है, और 10 साल के साथ साथ 10 करोड़ का जुर्माना। वहीं इसी के साथ साथ जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है वो भी सेटअप करने की बात सरकार कर चुकी है, और एक जो हाई पावर्ड कमेटी है उसका भी गठन सरकार कर चुकी है। तो जो बातें पिछले कुछ दिनों में लगातार कही जा रही थी उन सभी पर एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है। और आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। 12:10 पर जब जितेंद्र सिंह इस बिल को रखेंगे तब ये देखना होगा कि सरकार का रवैया तो रहेगा चर्चा कराने का, उस वक्त ओपोजिशन का रवैया क्या रहता है, वो इस बिल को किस तरह से देखते हैं, क्या वो चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष एक मूड बनाकर जरूर इस बार आने वाला है। पैलेट गन और साथ साथ जो इंजरीज हुई हैं छात्रों को धरना प्रदर्शन के दौरान, इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से विपक्ष उठाने जा रहा है। राहुल गांधी अपनी बात साफ कर चुके हैं और इसी के साथ साथ कई विपक्षी नेताओं ने इसको लेकर एडजर्नमेंट मोशन भी दे दिया है। हालांकि सरकार चाहेगी कि चर्चा हो और बिल को लेकर दोनों तरफ से चर्चाएं हो। अगर हम बात करें सरकार की तरफ से, एनडीए के भी कुछ नेता है वो अपनी बात रखेंगे, जिसमें लवु कृष्ण जो टीडीपी से हैं वो, बांसुरी स्वराजा और तेजस्वी सूर्या वो रख सकते हैं बीजेपी की तरफ से, वहीं अपना दल से अनुप्रिया पटेल अपनी बात रख सकती है। तो एनडीए पूरी तरह से पुरजोर तरीके से एक साथ नजर आ रहा है। प्रहलाद जोशी एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर आज संसद भवन में दिखेंगे और जितेंद्र सिंह इस बिल को रखेंगे। अब ये सारी तैयारियां सरकार ने तो कर ली है, लेकिन अब देखना ही होगा कि विपक्ष का रवैया क्या रहता है। क्या चर्चा में विपक्ष शामिल होगा या फिर जो छात्रों पर हमले हुए हैं, जो इंजरीज हुई हैं छात्रों के ऊपर, इस मुद्दे को लगातार उठाता रहेगा। रोहन गुप्ता जी, सारी नजरें आप पर है, आपकी सरकार पर है कि कैसे आप लोग ये सब करते हैं। और देखिए ये पैलेट गन वाला मुद्दा हल्का नहीं है, ये काफी बड़ा हो रहा है। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि विपक्ष का जो दर्द है कि इस मुद्दे पे राजनीतिक लाभ नहीं ले पाए, वो साफ झलक रहा है। सरकार को जो भी चीजें करनी है, छात्रों के साथ मिलकर उनकी डिमांड सुनने की बात हो, उसके बाद भी जो मोदी जी को करना है, कल भी हाई पावर कमेटी की बात हो या एंटी पेपर लीक बिल लाने की बात हो, सरकार हर वो चीज कर रही है। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति वो विपक्ष कर रहा है। जब ये आंदोलन स्टूडेंट्स का चला तो एक बार भी जंतर मंतर नहीं कहे। राजनीति कौन कर रहा है कि जब संसद शुरू होते ही इस बिल के लिए एंटी पेपर लीक बिल का डिस्कशन किया, उससे भी इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। राजनीति कौन कर रहा है कि छात्रों और सरकार ने मिल के डिमांड एक्सेप्ट होगी, उसके बाद भी राजनीति करें? ये तो दिख रहा है। जिसने भी ये किया होगा अंजना जी, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं, ये सारी जांच होगी। जो लोग जिन्होंने पुलिस पे वार किया वो लोग भी जो एंटी सोशल एलिमेंट है, और अगर पुलिस की तरफ से कहीं कुछ गलत होगा वो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। पर उस मुद्दे पे संसद में राजनीति करना कि जब एक एंटी पेपर लीक बिल लाया जा रहा है, विपक्ष की हकीकत मानसिकता दिखा रहा है कि अभी भी उनको ये पच नहीं रहा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सरकार ने छात्रों के साथ मिलकर उनकी सारी बातें सुन ली, छात्रों ने अपना आंदोलन खत्म कर लिया। अब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष बोल रहे हम तो कुछ राजनीति ले ही नहीं पाए, लाभ ही नहीं ले पाए। तो ये छटपटाहट साफ दिख रही है। सरकार कटिबद्ध है और इसीलिए कल भी मोदी जी ने जो वीडियो जारी किया उसमें हाई पावर कमेटी की बात हो, एंटी पेपर लीक बिल की बात हो, हमारे लिए संवेदनशील मुद्दा है। अंजना जी, काफी दिनों से आप भी डिबेट कर रही हैं। सरकार ने एक भी मौका ये नहीं दिया कि छात्रों को कहीं लगे कि सिर्फ राजनीति का मुद्दा है। कई लोगों ने इसको अहंकार का मुद्दा बनाने का प्रयास किया, वो भी सरकार ने बता दिया। और हमारे छात्र हैं, अगर छात्रों की कुछ डिमांड है, अगर हमको लगता है कि कहीं गैप है, उसको हमने सुलझा लिया। यही तो नाता होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में और क्या होता है? सरकार से आप प्यार भी करते हैं, सरकार से आप सवाल भी पूछ सकते हैं और कहीं पे नाराजगी भी हो सकती है, पर सरकार का काम है कि संवेदनशीलता से वो कहीं पे नाराजगी है उसको सुलझा के चीजों को आगे बढ़ाया जाए। और विपक्ष का हाल देखिए, राजनीति करते रहेंगे, अरे इस पे तो हमको वोट ही नहीं मिलेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की मानसिकता को देश कभी साथ देता है। विपक्ष को भी समझना होगा कि जब पॉजिटिविटी से जो आंदोलन में आप नहीं गए, सरकार ने और छात्रों ने मिलकर सारे मुद्दों के ऊपर समाधान कर लिया है। अब राजनीति छोड़कर इस रिफॉर्म पे आगे बढ़े ताकि स्टूडेंट्स को लगे कि आप इस मुद्दे पे राजनीति नहीं कर रहे, आप भी सरकार के साथ खड़े हैं। अनुराग भदौरिया जी, दिखाइए अनुराग भदौरिया जी को। अनुराग भदौरिया जी, क्या एक सार्थक बहस, ये कानून बने, ये हाई पावर्ड कमेटी जो कदम सरकार बता रही है, उसमें विपक्ष साथ देगा या बवाल होगा?
देखिए, इसके पहले भी 2024 में इन्होंने एक एक्ट बनाया था, आपको याद होगा, अनफेयर। उसके बाद हुआ क्या? अगर उसको ठीक से उन्होंने उसकी व्यवस्था ठीक की होती तो शायद पेपर लीक नहीं होता। कानून बनाने से ऐसा नहीं कि कानून बनाने से पेपर लीक बंद हो जाएगा। आपका जो सिस्टम वो करप्ट है, उसको ठीक कीजिए, उसकी ज़रूरत है। एक बात। दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे जंतर मंतर तो गया नहीं। आप गए थे क्या? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर कह रहे हैं बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वो बेगाने हैं क्या? बच्चे बेगाने हैं? यूथ बेगाना है? अब्दुल्ला दीवाना है? अब्दुल्ला दीवाना है तो आपको क्या दिक्कत है भाई? हम तो दीवाने हैं उनके साथ, क्योंकि हम उनके कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे अपने। आप अपने को अपना नहीं समझते। आप क्या कहते? कोई नाराजगी है तो दूर करेंगे। पैलेट गन से करोगे? आंख फोड़ के करोगे? सर फोड़ के नाराजगी दूर करोगे? हाथ तोड़ के करोगे? लड़कियों के कपड़े नोच के नाराजगी दूर करोगे? अरे ये छात्र क्रांतिकारी हैं, और छात्र जब शिक्षित और क्रांतिकारी होता है ना, तो सत्ता दमनकारी नहीं हो सकती। अब आपकी दमनकारी नीतियां नहीं चलेंगी, ये सुन लीजिए। और आप ये मीठी मीठी बातें बंद कीजिए। हम तो बात करना चाहते थे, हम तो छात्रों से मिलकर समस्या का समाधान कर लेते। छात्र का आप तो उनको दुश्मन समझ रहे थे, आपको उनको आतंकवादी समझ रहे थे। आप जिस तरह से उनसे बर्ताव कर रहे थे वो आतंकवादी से कम था क्या? किस तरह से लाठियां चली है देखिए आपने। एक आध लाठी पड़ती ना रोहन गुप्ता जी, तब याद आता, तो डिबेट में नहीं बैठे होते अभी तक, कहीं मसाज करा रहे होते, कहीं अनुराग जी, आप अपनी भाषा को वो करिए। लाठी तो आपको जनता मार रही है। नहीं सुनिए, लाठी तो खा चुके आप। नहीं, इतनी लाठी तो खा चुके हो आप। राजनीति मत करिए ना। कह रहे कि जनता ही मारेगी लाठी आपको। लाठियों से बात की जाती है क्या? ये दुकान बंद करिए अपनी राजनीतिक दुकान। सुनिए ना, राजनीति मत करिए। छात्र समझते हैं आपको। से बात की जाती है क्या? डंडों से बात की जाती है क्या? सर फोड़ के बात की जाती है क्या? राजनीति की दुकान चली, आपकी नहीं चल रही थी, नाराजगी दूर कर रही थी लाठियों से। राजनीति की दुकान नहीं चली और ना आगे चलेगी। बातें करते अगर ये आप 21 दिन पहले जग गए होते और छात्रों को अपना समझा होता तो राजनीति की दुकान चला रहे आती। जो छात्र छात्र रोड पे नहीं आते, रोड पे नहीं आते। हम लोगों को रोड पे नहीं आना पड़ता। आप रोहन जी को पूरा कर लेने दीजिए अपनी बात। भदौरिया जी, आपसे भी उनसे भी अपनी बात कह रहा था। मत कीजिए, मैं अपनी बात कह रहा था। एक सेकंड। मैं अपनी भाषा को छात्रों है ना, मैं आपको जवाब आपसे ले लूंगी, बीच में मत बोलिए। जो छात्र है ना, उनको पेपर लीक पर एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए, इसीलिए वो निकले थे। अब अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो वो भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना कि आप लोगों की पॉलिटिक्स की खत्म ही नहीं होती। मतलब इसकी भूख इतनी ज्यादा हो गई है कि बाकी मुद्दे जो लोग देख रहे होंगे। हाँ अनुराग जी, टॉपिक पर रहिए ना। कहाँ मसाज में चले गए? जो लोग देख रहे टॉपिक पे, तो मैं छात्रों, अरे मैं कह रहा हूँ कि ये ठीक करा रहे होते तब डिबेट पे थोड़ी आ पाते। चलने में दिक्कत होती, पैर पे जब लाठी पड़ती है ना, लाठी खाई नहीं है ना, लाठी लगने के बाद क्या हालत होती है ये तो हम लोग बता सकते हैं ना, जिन्होंने लाठियां खाई हैं। तो इसलिए मैं बता रहा था उनको। आपको तो रोज जनता लाठी मार रही है। दिक्कत है, हम अपनी बात कर रहे हैं, बीच में आ गए। अरे हम तो ठीक है, हम तो जनता के लिए लाठी खाने की बने, आपकी तरह थोड़ी है। हम इसी जनता ही लाठी मार रही है, चिंता नहीं। अच्छा एक बात क्लियर हो जाए, बीच में नहीं बोला था। एक बात क्लियर हो जाए, ठीक है भाई, आप लोगों में से किसी ने लाठियां नहीं खाई हैं, मैं अपनी बात ठीक है ना? तो टॉपिक पे रहिए। आप क्या पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मैंने खाई है। नहीं मैंने अरे जंतर मंतर गए थे जी, हमने लाठियां खाई है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जंतर मंतर गए थे? अरे जंतर मंतर गए नहीं थे क्या बात कर रही है आप? जंतर मंतर नहीं गए थे? वहां पर आप पे लाठियां चली जंतर मंतर क्या बात कर रहे हैं? लाठियां चली? एक बार नहीं 1000 बार गया हूं। मेरे सामने लाठियां चली हैं? नहीं, जंतर मंतर पे लाठी नहीं लगी। वैसे तो मैंने लाठियां खाई। अरे जंतर मंतर पे लाठी नहीं चली, लेकिन वैसे तो लाठियां खाई है ना। चोरी मोरी के मामले में खाई होगी आपने। उन्होंने लाठी का दर्द नहीं पता है। कहो तो अभी भी मैं शर्ट खोल के लाठी का अभी चिन्ह दिखा सकता हूं, जो गया नहीं है। 3 साल हो गए अभी तक। अब मैं अपनी बात कह लूं। अब अंजना जी, मुझे उस पर डिबेट नहीं करनी, मैं अपनी बात कहना चाहता था। सवाल यह है कि ये छात्रों की बात नहीं कर रहे थे अंजना जी, ये छात्रों को आतंकवादी, उपद्रवी बता रहे थे और कह रहे थे इनके साथ जो लोग मिले हुए हैं वहां पे सब कहते हैं समाज के असामाजिक तत्व आ गए हैं जो पूरे देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे वो अपनी मांग में, और कितने देखिए अंजना जी, छात्र कितना शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, कितना निहत्था बेचारा। आप लाठी बरसा रहे हो हाथ जोड़े हुए, आप मारे जा रहे हो हाथ जोड़े हुए। ये देश का छात्र युवा है, कितना देखो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, कितना अपने आप को शिक्षित है, इसलिए समझता है कि पुलिस लाठी मार रही है, मुझे पलट के मारना नहीं है। लेकिन आप इतना बेरहम थे, बेदर्द थे सरकार, कि उनको पीटती रही और वो अपना चीखते रहे, चिल्लाते रहे। ये है हमारा लोकतंत्र, हमारे शिक्षित वर्ग और हमारा विपक्ष। आप दोनों से भी एक रिएक्शन लेते हैं, फिर अपने रिपोर्टर्स के पास भी चलेंगे। रोहन जी, सबका एक साथ जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए पैलेट गन के इस्तेमाल को हो, जवाबदेह आपकी सरकार है। दूसरी तरफ अगर छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई है, जवाबदेह आपकी सरकार है। पेपर लीक हुआ है,
जवाबदेह आपकी सरकार है। तो विपक्ष कहाँ गया कहाँ नहीं गया उससे बहुत कुछ होने वाला है नहीं। अब आपको इस स्थिति को पलटना है और यही सबसे बड़ा चैलेंज है मुझे लगता है आशुतोष जी। नहीं देखिए अंजना जी, एक बात का हमेशा एक सेकंड, एक बार आशुतोष जी आगे। मैं हमेशा एक बात का पक्षधर रहा हूं, ज्यादा कानून बनाने से समाज बेहतर नहीं होता है, एग्जीक्यूशन से होता है। कानून तो आपने 2024 में बनाया, क्या हुआ? कानून तो हमने जब निर्भया के साथ अत्याचार हुआ हमने सख्त कानून बनाया, फांसी की सजा दी, क्या महिलाओं के साथ अत्याचार रुक गया? नहीं रुका। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम इस बात को लेकर यह है कि जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को लॉ अबाइडिंग बनाना पड़ेगा। इसमें जिस तरीके का करप्शन है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार है और जिस तरीके की पॉलिटिकल पैटर्नेज है, उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती। अभी आपने देखा कि जो पेपर लीक के चक्कर में जो आदमी पकड़ा गया था, जिसको सब बड़ा टॉम किया गया और कहा कि हमने तो बहुत बड़ा किंग पिंग पकड़ लिया है, वो सीबीआई के उसके खिलाफ केस ही नहीं। जस्ट इमेजिन, आप कानून का फांसी की सजा दे दीजिए, क्या उससे इस देश के अंदर भ्रष्टाचार रुकने वाला, पेपर लीक रुकने वाला है? जब पूरा देश जंतर मंतर पर उबल रहा था, देश के कोने कोने में छात्र उबल रहे थे, उस वक्त उत्तराखंड के अंदर, उस वक्त झारखंड के अंदर, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में, उस वक्त पंजाब के अंदर पेपर लीक की खबरें आ रही थी। जब सिस्टम इतना गैर जिम्मेदार हो गया है, लोग इतना ज्यादा भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं कि उनको चिंता ही नहीं है, तो आप कोई भी कानून बना लीजिए। सवाल कानून के एग्जीक्यूशन का है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का है, उसको करप्शन फ्री करने का है। ये नहीं हो रहा। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या आपको लगता है कि सार्थक होंगे? एक खबर आ रही है, बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि छात्रों पर जगह जगह मुकदमे हो रहे हैं, सरकार को की चेतना को चुनौती, जो बच्चे हैं उनकी चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए। अखिलेश यादव का सरकार पर हमला है, सुनिए क्या कह रहे हैं। जो छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है, सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। और अभी तो बात हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे क्या तय करना है। तो जगह जगह छात्रों पर मुकदमे हो रहे हैं, ये मुद्दा उठा रहे हैं अखिलेश यादव और साथ ही कह रहे हैं कि अभी विपक्ष बैठकर अपनी रणनीति बनाएगा। संगीत रागी जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, क्या आपको लगता है कि उससे समय से निपटारा होगा? देखिए, सब फास्ट ट्रैक कोर्ट बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, कानून बना लीजिए, ये एक राष्ट्रीय बीमारी है और हर राज्य में। अच्छा हुआ कि आशुतोष ने जब बात की तो उसमें हिमाचल प्रदेश का भी नाम लिया, उत्तराखंड का भी नाम लिया, बाकी का नाम लिया। एक राष्ट्रीय बीमारी बन गई है और इसमें जब तक आप सिस्टम को अंदर से मैकेनिज्म को आप इंसुलेट नहीं करेंगे कि कहीं से भी करप्शन ना हो सके, टेक्नोलॉजी ड्रिवन यदि इसको नहीं बनाएंगे तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी। माफियाओं का एक बहुत बड़ा गिरोह है और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। एक क्रॉस द पार्टी लाइन है इसमें सभी पार्टियों के लोग इसमें शामिल हैं, उससे जुड़े हुए लोग शामिल हैं। जो आप देखते हैं कि सेंटर के सेंटर बिक जाते हैं, एक एक सेंटर से 200 लोग यदि निकल करके आते हैं, सक्सेसफुल होकर के आते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि करप्शन बहुत इंट्रेंच्ड है। तो जितना भी आप कानून बना लीजिए, जब तक आप सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे, उसमें ईमानदार लोगों को सेंटर का चुनाव बहुत जरूरी हो जाता है। जो प्रश्न पत्र बनाया जा रहा है उसकी बहुत ईमानदारी के साथ ऐसे लोगों हो कि वहां से लीक होने की संभावना कम हो जाए। फिर जो ट्रांसपोर्टेशन हो उसकी, अभी जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाती है, मैं फिर उस पर भी एक चेतावनी देना चाहता हूँ। बिल्कुल, और बताना चाहता हूँ, में ओएसएम में हमने देखा कि क्या हालत हुई थी। तो ऐसा मत कीजिएगा कि जल्दबाजी में कुछ कर दिया और उसके बाद बच्चों के लिए नई समस्या। मैं अंजना जी आपके दर्शकों के साथ शेयर कर दूं कि कुछ परीक्षा ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे कंप्यूटर पर बैठे होते हैं लेकिन उसको ऑपरेट कहीं और से हो रहा होता है, तो स्क्रीन शेयर तक हो जाता है। लोकसभा में आज कई स्थगन नोटिस भी दिए गए हैं, यानी एग्जाम कहीं और दिया जा रहा है और कहीं से वो और कनेक्टेड रहे। बहुत सारी चीजें, छात्रों की पिटाई पर केसी वेणुगोपाल का नोटिस है। आज सदन पर अब सबकी नजरें हैं, छात्रों की पिटाई पर केसी वेणुगोपाल का नोटिस है। वहीं मनीष तिवारी ने नोटिस दिया है दल बदल के मुद्दे पर। तो आप सोचिए कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष आज सरकार को घेरने वाला। आप कुछ हाथ उठा रहे थे, बस एक लाइन से मैं जोड़ दूं कि पेलेट गन का इंट्रोडक्शन जो है ना,
वो यूपीए की सरकार ने 2010 में किया था। इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे कहने का मतलब इस्तेमाल करिएगा। भीड़ को इतने प्रभावित है यूपीए की सरकार से। नहीं, प्रभावित होने की ऐसी बात नहीं है। मत बोलिए ना जिसका कोई वो मैं नहीं है। सिर्फ इतनी जानकारी दे दूं कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पीयूष आ रही हूं स्थगन प्रस्ताव पर आपके पास। वाकई में एजुकेशन रिफॉर्म इस देश के अंदर करना है तो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, और ये जो कोचिंग सेंटर्स है इस पर उसका समूल नाश होना चाहिए। इनको बता दीजिए ये पैरेलल जो एजुकेशन सिस्टम बन गया है, जो माफिया ऑपरेट करता है, इसको खत्म करना चाहिए। आप अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को क्यों नहीं आप बेहतर बनाने की कोशिश करते? आज आप प्राइवेट स्कूल्स में जाए, क्या गरीब का बच्चा वहां पढ़ सकता है? फिर मैं आपको क्या वो गरीब का बच्चा पढ़ सकता है? हो जाएगा लाखों रुपए की फीस प्राइवेट चैनल हो सकते हैं। नहीं, ये अरे भाई, इस पर प्राइवेटाइजेशन कोई ऐसा नहीं है। आप बेतुके तर्क निकाल करके ला रहे हैं। मैंने तो अब एक मिनट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में चल रही है, प्राइवेट कॉलेज पूरी दुनिया में चल रहा है। एक मिनट सुनिए पहले मेरी बात। हम जब बचपन में थे तो ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, इनकी प्रेस्टीज थी, यहाँ से टॉपर्स निकलते थे। आज उन गवर्नमेंट स्कूल का पूरा सिस्टम कोलैप्स करने के कगार पे आ गया। तब उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जानकारी थी आपको? प्लीज एक मिनट यार। तब उस समय रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता था आपको मालूम है? आप क्यों प्राइवेटाइजेशन आप स्कूल के फेवर में खड़े हुए? क्यों आप कोचिंग माफिया के साथ खड़े हुए हैं? क्या आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है? आप बोल क्या वेस्टेड इंटरेस्ट आपका? कुछ मैं आपको बताता हूं क्या आज एक गरीब का बच्चा अगर सरकारी स्कूल बेहतर होंगे, बेहतर सुविधा अगर वहां पे मिलेगी, क्यों कोचिंग सेंटर में जाएगा? वहां जो कोचिंग जो स्कूलों के मास्टर्स हैं वो अपनी कोचिंग चलाते हैं, वहां पे वो अपना जाकर ट्यूशन पढ़ाते हैं वहां पे लोगों के साथ। क्यों नहीं बच्चों पढ़ाते वो ठीक से? क्या गरीब का बच्चा जिसके पिताजी 10,000 रुपए 15,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं, क्या वो अपने बच्चों को इतनी फीस दे सकते हैं? वो क्या वो यूनिवर्सिटीज में लाखों फीस वहां पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स का बीफ अप करिए, कोचिंग सेंटर्स पर आप क्रैकडाउन करिए, बंद करिए इन सबों को। पैरेलल एजुकेशन स्कूल कॉलेज में स्कूल कॉलेज में क्लास करा दीजिए, बहुत बड़ा एहसान होगा। आपको इसमें मेरे साथ होना चाहिए। आप मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। मैं आप पर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, आपकी बुद्धि पर तरस खा रहा हूँ। हाँ, आपको तरस आना चाहिए। तरस खा रहा हूँ। आप माफिया के पक्ष में, आप लोग एजुकेशन माफिया के पक्ष में। फिर मैं जानता हूँ आप किस तरीके माफिया के साथ। रोहन जी जल्दी से मुझे अपनी इन पर एक टिप्पणी करने दीजिए। आप लोग ना पर्सनल लड़ाई बाहर ले जाइए, टॉपिक पे रहिए। इनको रिक्रूटमेंट का पता नहीं है। 47% वाला टीचर जो है वो जाकर के 95 वाले एक सिंपल सवाल पूछूं? रागी जी इधर देखिए, आप एक प्रोफेसर हैं, एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। क्या स्कूल्स और कॉलेजेस में अच्छे से क्लास हो रहा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना, बस जवाब मिल गया। उसी को दुरुस्त करने की बात यहाँ हो रही है और ये बात गलत हो ही नहीं सकती। और ये जवाबदेही सीधा रोहन गुप्ता जी आपकी सरकार पर पहुंचती है कि स्कूल और कॉलेज मजबूत होंगे तो अन्य जगहों की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीयूष एक सेकंड, मैं आ रही हूँ। रोहन जी आ रही हूँ, अनुराग जी आ रही हूँ। पीयूष, 2-3 स्थगन प्रस्ताव आज दिए गए हैं। जी बिल्कुल अंजना, आज भी सरकार की जो डगर है वो आसान नहीं होने वाली, राह आसान नहीं होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार न सिर्फ धरना प्रदर्शन हमने देखा बल्कि इस्तीफा भी हो गया, संसद नहीं चल रही थी। और आज काफ़ी कोशिश सरकार की तरफ से की गई है कि जो टास्क फोर्स बनाया गया, इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की, एक नया कानून लेके आने की बात हो रही है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में विपक्ष फिर से सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि अभी से स्थगन प्रस्ताव आ गए हैं। हाई बीएड रेणुका चौधरी, केसी वेणुगोपाल, इन कांग्रेस के नेताओं की तरफ से स्थगन प्रस्ताव आ गए और वो मांग कर रहे हैं कि जो छात्रों पर ब्रूटल अटैक हुए उस पर चर्चा कराई जाए। इसी के साथ साथ दल बदल कानून को लेकर मनीष तिवारी ने भी स्थगन प्रस्ताव दिया है। वहीं दूसरी ओर 12:10 के आसपास जितेंद्र सिंह ये बिल रखने वाले। पिछले कुछ दिनों में जब से मानसून सेशन की शुरुआत हुई है हमने सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखा है और एडजॉर्न हाउस को होते हुए देखा है। आज जरूर कोशिश रहेगी सरकार की कि विपक्ष जो है वो संसद को चलने दे, दोनों सदनों को चलने दे, क्योंकि आज महत्वपूर्ण बिल आ रहा है। जितेंद्र सिंह वो कानून लेके आ रहे हैं जिसमें पेपर लीक को लेकर अगर कोई दोषी पाया जाता है तो 10 करोड़ के साथ साथ 10 साल तक की जेल का प्रावधान उसके अंदर है। तो सरकार की तरफ से पूरी कोशिश ये है कि ना सिर्फ सदन चले बल्कि जो छात्रों की मांग है उस पर सरकार काम करे। टास्क फोर्स बना दिए गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गए। और अभी एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो एग्जिस्टिंग केसेस, लगभग 4 ऐसे बड़े केसेस हैं जो हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं देश भर में, अलग अलग राज्यों में, उनको भी फास्ट ट्रैक कर दिया गया। और ये बात जरूर सरकार आज सदन को बताएगी और बताएगी भी कि किस तरह के कदम अब तक सरकार ने उठाए। साथ साथ जो मुख्य मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वो भी हो गई है।
सरकार से जो मांगे थी लगभग सभी मांगे मान ली गई हैं। अब विपक्ष एक नई मांग के साथ सामने आया है, वो ये कि छात्रों पर जो हमले हुए उस पर सरकार जवाब दे। विपक्ष ये पूछ रहा है कि क्या इसमें सरकार की हामी थी, क्या सरकार ने कहा सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस को कि वो इस तरह से जो है छात्रों पर हमला करें। ये जरूर सवाल विपक्ष उठाएगा। लगभग 10 बजे के आसपास एक बैठक हो सकती है जिसमें विपक्ष के सभी नेता पहुंचेंगे। अखिलेश यादव अभी पहुंच ही गए हैं, इसके साथ साथ वरिष्ठ जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और लगभग 10:30 के आसपास हम एक धरना प्रदर्शन भी देख सकते हैं संसद के अंदर, जिसमें विपक्ष जरूर छात्रों पर जो हमला हुआ है उस मांग को उठाएगा। और 11 बजे के आसपास जब लोकसभा राज्यसभा दोबारा से रिज्यूम होगी तो उसमें जरूर इसी मुद्दे को लेकर नारेबाजी की जाएगी और संभावना ये है कि उस नारेबाजी के तुरंत बाद फिर हाउस एडजर्न हो जाए। 12 बजे तक, अब तक हमने देखा है 12 बजे तक हाउस एडजर्न होता रहा है, तो 12 बजे तक हाउस एडजर्न हो सकता है और उसके बाद 12:10 पर जब जितेंद्र सिंह अपनी बात रखेंगे तब उस वक्त संभवतः विपक्ष जो है हो सकता है उस चर्चा में हिस्सा ले। लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएससी की बैठक भी हो सकती है और उस बीएससी में ही डिसाइड होगा कि क्या विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है या नहीं, और कौन कौन से मुख्य वक्ता दोनों तरफ से होंगे। बिल्कुल, इसी पर नजर रहेगी। जैसे और जानकारी आती है आप इशारा कीजिएगा, हम फौरन आपका रुख करेंगे। रोहन गुप्ता जी, आज ये जो 2-3 बड़े सवाल हैं, पूरी व्यवस्था में जो मतलब आप सोचिए ना कि क्लासेस स्कूल्स में कोई कल्पना कर सकता था, स्कूल्स में नहीं हो रही है, कॉलेजेस में नहीं हो रही है, इसको कौन दुरुस्त करेगा? संजय जी, बिल्कुल ये जिम्मेदारी है, ये सिस्टमेटिक फेलियर है और मैं आपकी बात को बिल्कुल मानूंगा कि अगर ये एजुकेशन जो स्कूल और कॉलेजेस में ठीक से नहीं होगी तभी तो ये सारी चीजें आती है। और इसीलिए नंदन नीलेकानी जी की अध्यक्षता में जो कमिटी बनाएगी उसका एक एजेंडा है कि उसको टेक्नोलॉजी के यूज के द्वारा पूरी रिफॉर्म की बात है, ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की बात नहीं है। हम एक बाजू लॉ एंड ऑर्डर की एनफोर्समेंट की बात करेंगे, कड़ा कानून लेके आएंगे, प्लस सिस्टम को इंप्रूव, तीनों चीज जरूरी है और तीनों चीजें सरकार कर रही है। पर देखिए विपक्ष की आप हालत देखिए अंजना जी, आज भी इस मुद्दे पर राजनीति करेंगे और आज बिल को अटका देंगे। जो एंटी पेपर लीक बिल है जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज उसको भी अटका देंगे क्योंकि उनको राजनीति करनी है। जो भी उन्होंने कहा पैलेट गन की बात है, जो भी सारा इन्वेस्टिगेशन होगा और जो लोग भी जिम्मेदारी सामने आएंगे, पर इसके लिए संसद के सदन को स्टॉल कर देना यही तो राजनीति है। उनको लग रहा है कि नहीं हमको राजनीति कुछ नहीं मिला और इसीलिए हमको राजनीति करनी, इस राजनीति से बचना चाहिए। और जब एंटी पेपर लीक बिल आ रहा है संसद में उस पर चर्चा करिए, उस पर आपके सजेशंस दीजिए, पॉजिटिव बात कभी तो करिए। आपका काम सिर्फ ये तो नहीं है कि संसद के सत्र को स्थगित करवा दिया जाए, जनता भी आपको देख रही है। जब छात्रों की डिमांड सारी मान ली, सरकार ने मिलकर सब चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए टास्क कमिटी को इन्फॉर्म किया, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव कर रहे हैं, आज उसके ऊपर चर्चा जब हो रही है तब आप उससे दूर भाग रहे हैं। ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? इस प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए क्योंकि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना नहीं है। अनुराग जी, असल मुद्दे उठने चाहिए। देखिए एक सेकंड, सवाल तो सुन लीजिए अंजना जी, भदौरिया जी, सवाल तो सुन लीजिए। जैसे उनसे सवाल पूछा ना तो आपसे भी एक सवाल पूछ लेती हूँ अनुराग जी। सवाल यह है कि देखिए होता क्या है ना कि बवाल और नारेबाजी के बाद स्पीकर पर कैमरा जाता है और स्पीकर जी बोल देते हैं कि भाई आज की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई, फिर शुरू होता है, फिर नारेबाजी और उसके बाद से स्थगित। ये नहीं सुनना चाहते हम लोग। चाहते हैं कि आप घेरिए सरकार को, पूछिए अगर ये पैलेट गन से जुड़े मुद्दे हैं, बच्चों से जुड़े मुद्दे हैं तो उसके लिए तो कार्यवाही जरूरी है ना अनुराग जी। तो इसके मतलब कार्रवाई तो सरकार करेगी ना, और पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। जब विपक्ष कोई बात कहता है सरकार सुने और पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। ऐसा थोड़ी कैमरा घूमा और लोकसभा स्पीकर ने बोला स्थगित की जाती है। क्यों स्थगित करते हैं भाई? वो विपक्ष की बात सुने, समस्या का समाधान करें, पार्लियामेंट को चलने दें। दूसरी बात, आप अभी आपके बगल में रागी जी बैठे हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, प्यारे मित्र हैं, उनसे पूछिए कि वो शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, खुद ही तो 24 घंटे टीवी बैठे रहते हैं। ये प्रोफेसर है, क्लास कब लेते हैं? पूछिए इनसे, क्या इनको नहीं बैठना चाहिए था वहां जाके यूनिवर्सिटी में? बच्चे अगर एक्स्ट्रा क्लास करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, प्रोफेसर हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, ये बैठ के टीवी पे यहाँ भाषण दे रहे हैं। सवाल तो ये है ना। आप बताइए, बीजेपी का सपोर्ट करते हैं इसलिए इनको क्लास में छूट मिली हुई है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? तो आपके चैनल पे साबित हो रहा है और कहेंगे हम प्रोफेसर हैं, बैठे आपके स्टूडियो में, 10 बज चुका है, सोचिए मंडे का दिन है, क्या क्लास नहीं होगी वहां पे? क्या बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए? लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये जो भारतीय जनता पार्टी पूरे सिस्टम को चरमरा दिया। अब आपने उन पे डायरेक्टली बोला तो जवाब ले लेते हैं। रागी जी वो कह रहे हैं कि आपको कॉलेज में होना चाहिए था, पढ़ाना चाहिए था, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं इसलिए ऐसे घूमते रहते हैं आप। उनको शायद जानकारी नहीं है इस बात की कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में छुट्टी चल रही है हम लोगों की। कल से हमारा यूनिवर्सिटी खुलने वाला है
कल से खुल रहा है यूनिवर्सिटी। दूसरी बात नहीं, दूसरी बात एक और मैं इनको बता देता हूं कि प्रोफेसर्स लोगों की क्लासेस कब होते हैं ये आपको जानकारी नहीं होती है। 9 से 5 उनके नहीं होते हैं, उनके क्लासेस फिक्स्ड होते हैं और उस दिन हम लोग क्लास बंक नहीं करते हैं कम से कम। ये समाजवादी पार्टी का राज नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यदि है ना, आपके जैसे विद्यार्थी वहां का एडमिशन नहीं लेता है, समझे। और जब मैंने कहा था ये बात तो बहुत जिम्मेदारी से कहा था कि कौन लोग क्लास में नहीं जाता है, क्लासेस क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट लोगों की बहाली होती है, जिनको आप कहते हैं ना, फिर बोलना शुरू करूंगा तो फिर बवाल मच जाएगा। 12 साल से कौन बहाली करवा रहा है? नहीं, बहाली जब आप देखिए, वही बोल रहे हो, सरकार सिस्टेमिक फेलियर हुआ है। सरकार कह रहे हैं ना, सरकार 12 साल से आपकी है, आपने ऐसे होता था, कोटा के आधार पर नहीं होता था। सरकार तो आपकी है, कोटा के आधार पर नहीं होता था। आजकल भर्ती कैसे होती है वो हमने देखा है। आप कहेंगे कि आज अशोका यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन की यूनिवर्सिटी में आज अशोका यूनिवर्सिटी क्यों जा रहा है? आजकल यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे प्रोफेसर है, जो तमाम शिक्षाविद है, यूनिवर्सिटी क्यों जा रहा है लोग आज? मैंने देखा इसमें मेनली जो आफ्टर एग्जाम लीक होने के बाद क्या क्या करना है, क्या पनिशमेंट है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट है, इसमें बुला है, इसमें बिल में है। लेकिन पास होने के पहले क्या क्या करना चाहिए उसमें कोई दिशा अभी तक मैं नहीं देखा इस बिल में। अभी एक हार्ड कानून निकल के आ रहा है जो सदन में रखा जा रहा है, सदन के पटल पर। इस हार्ड कानून की वास्तव में बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस तरह देख रहे हैं एंटी एजेंसी के पेपर लीक होते जा रहे हैं, बार बार बच्चों को सुसाइड करनी पड़ी, बहुत देश के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है और ये कहीं से भी उचित नहीं है। हार्ड कानून आ रहा है, हार्ड कानून में पनिशमेंट के ईयर्स भी बढ़ाए हैं और जो अमाउंट है पनिशमेंट का वो भी पहले कम था, अब 1 करोड़ तक की बात हो रही है, संगठित अपराध को की पहचानने की बात हो रही है और सबसे बड़ी बात एक फास्ट ट्रैक की है। देखिए, कानून तो जो भी लाए उसमें जो 2 बात कही गई है कि हम 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान कर रहे हैं और 10 करोड़ रुपयों का जुर्माना का जो प्रावधान करने का सोचा है, इसकी बात इसमें है। मुझे लगता है कि इसकी वजह से एक प्रकार से कुछ दबाव बनेगा जो स्कैम कर रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ी बात होने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी एक वजह यह है कि ये पूरी जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हमें नहीं चाहिए। तो कानून लाने के बजाय जो पहले डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम थी परीक्षा लेने की, उस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के बारे में सोचना चाहिए।